नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की डेट 16 जुलाई 2020 और आज की डेट मेरे लिए थोड़ी-सी नेगेटिव रही और वो इसलिए रही क्योंकि किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्योंकि वो मेरे मोहल्ले के निवासी हैं जहाँ पर अपना ऑफ़िस है, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे सभी लोग प्रभावित हुए। उससे अपना ऑफ़िस भी अछूता नहीं रहा और इस प्रभाव के चलते आज की जो क्लासेस थी वो बाधित हुईं। कोर्सेज़ की जो क्लासेस थी वो भी बाधित हुई हैं। आप लोग बस थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। मुझे अलग थोड़ा-सा इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि वो जो घर है वो जस्ट बिल्कुल पास में है। तो थोड़ा-सा ये और स्टाफ तो नहीं आ पाएगा, स्टाफ हमारा जो टीम है हमारी, वो तो काम नहीं कर पाएगी। घर से कुछ लोग काम करेंगे, उसकी भी व्यवस्था मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि इतने सारे लैपटॉप नहीं है, कुछ सिस्टम्स पे काम होता है। चलिए, आज का डेली 30 हम डिस्कस करते हैं। डेली 30 एक ऐसी क्लास है, जिसको किए बिना मुझे भी एक चैन नहीं मिलता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो। अगर ऐसा है तो आप सुपर 30 मुझे देंगे, ये मुझे उम्मीद है। आज के डेली 30 का जो टॉपिक है 20 क्वेश्चन हम इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है सौरमंडल। वो टॉपिक क्या है? सौरमंडल, सोलर सिस्टम वो टॉपिक है। सौरमंडल के 20 क्वेश्चन हम लेंगे और आज की करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेंगे और डेली की तरह आज भी डेली 30 में 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज बड़ा मतलब अजीब लग रहा है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन सुबह जो दहशत थी मेरे स्टाफ में, मैं भी थोड़ा-सा डर गया था। डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बिल्कुल पास में कुछ होता है और सारे लोग परेशान होते हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कि यार ये कितना भयावह है कोविड, ये कोरोना कितना भयावह है। मैं बोल कुछ रहा था, मेरे मुँह से कुछ निकल रहा था क्योंकि वो पूरा स्टाफ डरा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। बहुत सामान्य सा ये टॉपिक है और सामान्य से इसमें प्रश्न भी है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? ये ग्रह नहीं होगा, ये ग्रह होगा, ये होम नहीं होगा, ये प्लेनेट होगा। ये आज ऑफिस बंद होने, ये स्टाफ की जल्दबाजी में काम करने का नतीजा है। तो प्लेनेट या ग्रह, सूर्य, सैटेलाइट, उपग्रह, को प्लेनेट यहाँ पर होता है। ये देखिए कितनी गलतियां आज आपको मिल जाएंगी। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सुधारता चलूंगा। तो ये जो सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 71% हाइड्रोजन, लगभग 27% हीलियम, 26.5 और 1.5% कार्बन इसमें पाया जाता है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब मिलाकर 1.5%, 1% इसमें लौह समूह के भी कुछ यौगिक पाए जाते हैं, अन्य भारी तत्व पाए जाते हैं बाकी। और सूर्य की जो समस्त स्रोत का केंद्र है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में जो परिवर्तन होता है, ये जो परिवर्तन होता है इसी कारण से ऐसा होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला उसका स्टेटमेंट है कि सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि सूर्य मंदाकिनी यानी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। सूर्य तथा उसके चारों ओर जो भ्रमण करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य आकाशीय जो पिंड हैं, इनके समूह को ही कंप्लीट देखा जाए तो सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं, बिल्कुल सही। और आकाशगंगा के करीब 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है सूर्य। तो इसके सूर्य जो है वो आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितने गुना है? ऐसा माना जाता है, जो कैलकुलेशन अभी तक हमारे सामने है, सूर्य का व्यास 13,92,200 13,92,200 किलोमीटर माना जाता है। व्यास का मतलब होता है अगर ये सूर्य गोला है तो ये पूरा, ठीक है, और अगर यहीं तक लिया जाएगा एक तरफ का तो ये त्रिज्या बोली जाती है।
और जो ये सूर्य का व्यास है हमारी पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। ये माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य के केंद्र में एक्स और गामा तरंगे फोटॉन्स की धारा की तौर पर ऐसे निकलती रहती है। ये भी प्रश्न एक बार स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिभ्रमण करता रहता है। ये दिशा ही यहाँ पर पूछी जा रही है कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिभ्रमण करता है कि पूर्व से पश्चिम करता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है, पूर्व से पश्चिम करता है। पृथ्वी नहीं पूछा जा रहा है, पृथ्वी पूछता तो ये सही होता, ये सूर्य पूछा जा रहा है। और दूसरा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 57 सेकंड लगते हैं। यहाँ पर ये गलत ये भी हो गया, क्योंकि 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड ये लगते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसको आप 1495 करके ऐसे पढ़ते हैं, तो ये लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। थोड़े से आंकड़े कभी कभी जब आप पूरे डिजिट में इसको लिखेंगे तो चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये मोटे तौर पर आप याद रखिए 15 करोड़ किलोमीटर। और 1 पॉइंट कितना 1.5 इंटू 10⁻⁴ कितना, ये जरा बताइएगा मुझे। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक पारसेक जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, 1 पारसेक जो होता है, ये एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। तो पारसेक जो यूनिट है वो प्रकाश वर्ष से बड़ी हो गई, 3.6 गुना, 3.6 गुना पारसेक बड़ी हो गई। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य का केंद्रीय या आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसको क्रोड कहते हैं, बिल्कुल सही है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये गलत है, क्योंकि जो बाहरी तापमान है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाहरी तापमान होता है। और जो आंतरिक भाग है उसको क्रोड कहते हैं। और बस ठीक है, इतना ही इसमें व्याख्या करना है। वैसे सूर्य की कभी आपसे आयु पूछ ली जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 बिलियन वर्ष है, इतना पुराना ये हो चुका है। और सामान्य तारे का जीवन काल जो होता है वो 10 बिलियन वर्ष होता है, यानी 5 बिलियन वर्ष के बाद में ये समाप्त हो जाएगा सूर्य। तब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे हम लोग क्या देखेंगे, हम तो बहुत जल्दी जाने वाले हैं। मतलब 100 इसके तुलना में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही परसों में, ऐसा मत घबराइएगा। बस कोरोना ही है जो ऐसा कर सकता है, उसके प्रति आप सावधानी बरतिए। बाकी जिसकी जो जिंदगी है स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, वो तो आपको बितानी ही है। तो इस तरीके से हमको नहीं देखना पड़ेगा, हम लोगों को 5 बिलियन वर्ष बहुत होता है अभी बचा हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसी से वायदा कीजिएगा, जो कह रहा हूं समझिए, तो इतना बड़ा मत कर दीजिएगा। ऐसा कह दीजिएगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं तुम्हारा रहूंगा। तो इतना लंबा तो जीना ही नहीं है, कैसे रहोगे भाई। यानी कि पहले कहने से पहले ये झूठा वादा है, इसको आजमाने की जरूरत नहीं है। सूर्य का वह भाग जो आंखों से दृष्टिगत होता है उसको क्या कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाशित होता है ना, तो प्रकाश मंडल इसको कहते हैं। और प्रकाश मंडल के किनारे आप देखेंगे, किनारे किनारे में, इसके किनारे किनारे की बात अगर करें तो किनारा जो होता है वो प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और इसी को जो ये किनारे वाला ये हिस्सा होता है इसी को वर्णमंडल कहते हैं। और ये लाल रंग का होता है। तो इसका रंग भी आप जान गए। अगला प्रश्न है, आपको लग रहा होगा आज मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप स्पीड बढ़ा लीजिए वहां से 1.25 1.5 जो भी कर लीजिए यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आज अपसेट हूं मैं, ठीक है। अगला प्रश्न और उसका पहला स्टेटमेंट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाह्यतम भाग
दिखाई पड़ता है वह कोरोना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि कोरोना बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, ये कोरोना उस कोरोना से अलग है। क्या कहलाता है? कोरोना ही तो कहलाता है, सूर्य मुकुट कहलाता है ना। तो पहला ये सही है, और इससे बीटा किरणें नहीं, इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, एक्स रेज इससे उत्सर्जित होती हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि सूर्य से उत्सर्जित सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और सूर्य से उत्सर्जित सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। इसमें एक सही होगा तो दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिस और बोरियलिस तो आप जानते ही हैं। उत्तरी ध्रुव पर, या फिर दोनों गलत हो जाएगा, अगर एक गलत हुआ तो दोनों गलत हो जाएगा, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है ना, तो ऐसे ध्यान रखिए। तो ये दोनों के दोनों गलत है, उल्टे लिखे हुए हैं। सी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सिंगल वन लाइनर, अलग अलग दो प्रश्न बनता है इसमें, ऐसे भी पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? कौन प्रतिपादक है निहारिका परिकल्पना का? और इसका प्रतिपादक जो था वो लाप्लास थे। कौन थे? लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी। 1796 की बात है। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें मुझे याद है। 1796 की बात है। कांट के सिद्धांत को संशोधित किया था इन्होंने, और कांट के सिद्धांत में संशोधन करते हुए इन्होंने बताया था कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले ही एक छल्ला बाहर हो गया था, जो कई छल्लों में विभाजित हो गया, और ये छल्ले अपने पृथ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में ऐसे ऐसे, जहां से ये विभाजित होकर निकला था उसी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमने लगे। बाद में इन्हीं का शीतलन हुआ, और इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हो गया। पृथ्वी भी इसी इन्हीं ग्रहों में शामिल थी, पृथ्वी भी ऐसे ही निर्मित हुई। और इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पितृ ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए। परंतु थोड़ा सा अपवाद है, शनि और बृहस्पति अपने उपग्रह, शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, तो वो उपग्रह अपने पितृ जो ग्रह है यानी कि शनि और बृहस्पति, उनकी विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये अपवाद सब कहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता नहीं है कि परिवार में माँ बाप कुछ भी नहीं ऐसा बुरा काम करते हैं, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इस तरीके का। तो वैसे ये भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी ने दी थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना दी थी। जेम्स जीन्स के नाम से ये कई बार पूछी जाती है, सबसे ज्यादा बार ये जेम्स जीन्स के नाम से ही पूछी गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतालक धूर परिकल्पना रासमन ने दी थी। अंतरतारक जो धूर परिकल्पना है ये रासमन ने दी थी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो धूर परिकल्पना है ये ऑटो स्मिड ने दी थी। किसने दिया था? ऑटो स्मिड ने दिया था। हो सकता है इंग्लिश में आज कुछ गड़बड़ियां मिले आपको, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं। हाँ, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ क्योंकि अभी तक मैं बहुत देर तक बाहर था, कुछ इंतजामात में लगा हुआ था, और मुझे कुछ नए और उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि ये काफी लंबा चलेगा जो ये यहाँ पे सील किया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है, ये मत किसने दिया था? एक चैम्बरलिन और मोल्टन की परिकल्पना है, और इस परिकल्पना को ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है ना। इसको प्लेनेटिस्मल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, और ये जो परिकल्पना है ये परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। उसी परिकल्पना के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि आकार की दृष्टि से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आज पूरा सौरमंडल कवर नहीं होगा, एक दो एपिसोड इसमें और आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। आपके कोई प्रश्न गलत नहीं हो, आपको सुपर बनाना मेरा लक्ष्य है।
मैं इस लक्ष्य में कितना कामयाब होता हूँ, ये केवल और केवल आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तो अपना इनपुट जो दे पाऊंगा वो मैं देता रहूंगा, मैं अपना जो बेस्ट कर पाऊंगा वो मैं करता रहूंगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही है। और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है ना, बुध सबसे छोटा है और आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। पहला स्टेटमेंट है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन यम जब प्लूटो बाहर हो गया तो ये 9 की जगह 8 हो गई। तो पहला तो गलत हो गया। हाँ, कल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था और उसमें उस क्वेश्चन के अंतर्गत ये डिस्कशन हुआ था कि जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा तो चुने जाते हैं, इस तरीके से बात हुई थी। आपको बताना चाहता हूं कि अब वो हटा दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है। बस उस क्वेश्चन में ये होता कि किया जाता था, तो वो क्वेश्चन अभी भी सही है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिएगा कि पूछा जा रहा है आपसे कि पहले प्रावधान था। बाकी या आप उसको अपडेट मैंने कर दिया, बस ये ध्यान रखिएगा। शुक्र एवं अरुण, यूरेनस है ना, और शुक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस। सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये और सब क्लॉकवाइज करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। केवल तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो छोटा ग्रह अगर आप जानते हैं तब भी प्रश्न आपका ये सही हो जाएगा, और निकटतम आप जानते हैं तब भी सही हो जाएगा। ये सूर्य है, और सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम। ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। एक शनि छूट गया, शनि में छल्ले भी पाए जाएंगे, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे तब ये कंप्लीट होगा। तो बुध सबसे नजदीक का भी है और सबसे छोटा भी है ना, और सबसे ज्यादा ताप भी यही प्राप्त करता है क्योंकि सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शुक्र ग्रह, ग्रह जगह जगह लिखा हुआ है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये सारे ग्रह को ग्रह कर लीजिए, प्लेनेट। ये होम को सारा ये गलत हुआ है, तो ये हाउस नहीं होगा, होम नहीं होगा, यहाँ पे प्लेनेट हो जाएगा। और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला और सबसे गर्म है। तो पहला स्टेटमेंट शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से सबसे निकट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी सूर्य शुक्र के बारे में ही है, सबसे गर्म और चमकीला जो ग्रह है वो कौन है? शुक्र ही है, वीनस ही है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग डेली 30 डेली देखते हैं ना? 5 लोग भी डेली अगर देख रहे होंगे तो मुझे पता है ये सब प्री पास करेंगे। बाकी रिजल्ट आने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, फिर बताऊंगा जल्द ही। देखिए, कोविड ने बड़ा परेशान किया मुझे, नहीं तो जल्द ही मैं कुछ ऐसा करने वाला था कि एक फाइनल सुपर 30 का मैं बैच बनाऊं जिसके फाइनल 30 सिलेक्शन, और उसमें ऐसे शामिल नहीं होगा कोई, उसका टेस्ट होगा, मैं इंटरव्यू भी ले लूंगा ऑनलाइन। मुझे काम करने में कोई गुरेज नहीं है, मैं कर लूंगा। लेकिन उसमें ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है कि जो रात दिन एक कर दें और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और ये वही लोग हैं जो इस बात को सुन के जिनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिनको थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मैं जल्द ही ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो जो अर्थ है उसको, उसके साथ शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और इसे शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी सही है। इंग्लिश वाले लोग ध्यान रखेंगे, प्लेनेट और ग्रह ये गड़बड़ हुआ है, आज टाइम नहीं था कि चेक हो पाए क्लास। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
कौन सा ये ग्रह है जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है? रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 56 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और यह ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल जो ग्रह है वो 56 घंटे में नहीं, ये 24 घंटे के बराबर में लगभग ये पूरा करता है और इसी कारण से ये माना जाता है कि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां वहां पाई जा सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया, 56 की जगह 24 हो जाएगा और ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट है। फेबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके ये दो उपग्रह हैं? इंग्लिश वालों के लिए मैं आज माफी चाहता हूं कि ये इसी डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा नहीं हो पाया है, ये थोड़ी बहुत लापरवाही स्टाफ से हुई है, मैंने आज ये काम दिया था किसी को। तो ये जो फेबोस और डिमोस ग्रह हैं ये मंगल के उपग्रह हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल यानी मार्स के ये उपग्रह। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर के आज के प्रश्न और समाप्त करते हैं आज के DD30 को। किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2030 SDG प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? और ये अनुमान लगाया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो नीति आयोग ऐसे लिखिएगा और लिख दीजिएगा डेली जीके या IAS प्रेप डाल दीजिएगा, IAS प्रेप एकेडमी। जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है यूट्यूब पर डालिए, नीति आयोग या जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपके सामने आ जाएंगे और महीने 2 महीने बाद ऐसी स्थिति होगी कि लगभग जीएस के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। टॉपिक प्लस IAS प्रेप एकेडमी यूट्यूब पे डालेंगे तो वो टॉपिक आपको मिलेगा प्रश्नों के साथ और व्याख्या मैं ही करता हुआ वहां पर मिलूंगा। तो नीति आयोग ने अनुमान ये लगाया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता है। देश का ये थिंक टैंक है और संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF में सतत विकास पर अपने दूसरे शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा में ऐसा उसने कहा है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ILS जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर्स की स्थापना की है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? और ये स्थित है उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ILS इसको बोला जाता है। तो ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला जो प्रश्न है, वह खाद्य पदार्थ जिसकी वास्तविक समय निगरानी हेतु पैडी वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके नाम को ही आप देखेंगे तो पैडी आ रहा है ना, तो ये चावल के लिए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो ऐप विकसित किया गया है ये धान के रोपण तथा कटाई की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा और मोबाइल एप्लीकेशन संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है 2 अर्थात जीरो हंगर जिसका मेन प्राप्त करने में जो मदद करने वाला है उसके लिए ये मददगार होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में डेवलप किया गया और ये बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और वल्लारपदम टर्मिनल जो है उसकी समीक्षा के उपरांत यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसको चिन्हित करने का कार्य किया गया है और अस्थायी रूप से ये अभी कंटेनरों को संभालता है। धीरे धीरे यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और कोच्चि बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में जो देखा जाए तो निकटता रखता है ये और भारतीय बंदरगाहों में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और कोच्चि जो बंदरगाह है ये केरल में स्थित। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 के नाम विकसित रोबोट मिशन 2020 के लिए विकसित रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ये जो रोबोट हेलीकॉप्टर है इसका नाम है इंग्यूनिटी। इसका नाम है इंग्यूनिटी और ये किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला प्रथम विमान होगा। ऐसा अभी तक विमान कोई नहीं था, ये ऐसा प्रथम विमान होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पूरी परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह की जलवायु, भू विज्ञान और मानव अंकेक्षण करना। तो जो आज का टॉपिक है कि मंगल ग्रह पे, टॉपिक में जो प्रश्न था मंगल ग्रह पे संभव है क्या जीवन, तो वही सब ये कार्य हो रहे हैं।
अगला जो प्रश्न है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये संयुक्त राष्ट्र ने एफएओ, यूनिसेफ, आईएफएडी और डब्ल्यूएफपी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया है। ठीक है, तो इसमें जो संयुक्त रूप से बात अगर होगी तो एफएओ का भी इसमें योगदान है, लेकिन जारी किया है इसको मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगर ये दोनों आपका दिए हुए हैं तो आप ये टिक करेंगे, ये जानकर यहाँ पर मैंने रखा है। अगर पूछा जाएगा किसने मिलकर जारी किया तो आप यहाँ पर सबको मिलकर बताएंगे, एफएओ, यूनिसेफ, आईएफएडी और डब्ल्यूएफपी सबने मिलकर जारी किया है। तो ऐसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो हुआवेई कंपनी पर जो प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ये यूनाइटेड किंगडम ने लिया है। अभी ये अमेरिका के साथ में विवाद चल ही रहा है, चीन का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ तो सबको पता ही है कितनी बदतमीजी चाइना दिखा रहा है, तो उसी क्रम में ये सब हो रहा है, यानी कि एक दबाव डाला जा रहा है। और ये चीन की कंपनी है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये चाइना की कंपनी है हुआवेई। ऑनर नाम से जो मोबाइल आते हैं ना, ऑनर, वो ये कंपनी है हुआवेई, काफी बड़ी कंपनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत भी ऐसे कुछ प्रयास कर रहा है, देखिए किस किन कंपनियों पर लगाया जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये जानना चाहिए कि जो भारत में टॉप पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे, उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये है मुकेश अंबानी। सब कुछ तो यही कर रहे हैं, तो ये अमीर आदमी कैसे नहीं बनेंगे? इनका ही मोबाइल फोन, इनका ही ब्रॉडबैंड, इनका ही अब टीवी चल रहा है, इनके ही कपड़े लोग पहन रहे हैं, इनके ही पेट्रोल से लोग चल रहे हैं। तो इस तरीके से मुकेश अंबानी नंबर 1 पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी उनको सपोर्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बीओ, आरओ यारो और यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस 2020 का, तो आप टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स हमारे पास है। बीओ और एआरओ में क्रैश कोर्स है, हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है, और ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट कीजिए, ये हमारा नंबर है। और आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, बाकी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को फ्री में मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? तो ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए है, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। और ये वहां पर गैर सरकारी संगठन जो है, एनजीओ जो है, उन्हीं के साथ मिलकर काम करने का इसमें प्लान किया गया है कि ऑपरेशन मुस्कान में एनजीओ भी शामिल होंगे। और सप्ताह भर चलने वाला ये अभियान जो होगा, इसका उद्देश्य यही होगा कि जो लापता बच्चे हैं उनका पता लगाया जाए। बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी में जो बच्चे लिप्त हैं, अधिकतर ऐसे ही लिप्त हो जाते हैं, उनको उससे बचाया जाए, बाहर निकाला जाए और मुख्य धारा में लाया जाए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, मुस्कुरा रहे हैं ना आप लोग, बास्तील दिवस समारोह किस देश में मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है? किस किस देश में नहीं, किस देश में मनाया जाता है, एक ही ठीक है। तो ये मनाया जाता है फ्रांस में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये राष्ट्रीय दिवस है वहां का, 14 जुलाई को ये मनाया जाता है। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया जाता है। और बास्तील किले की एक घटना हुई थी 1789 में, 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुई थी, 1789 में। तो ये उस घटना को, बास्तील किले की घटना को याद दिलाता है। फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ वो था। अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, संकट के कारण देश में एक सीमित समारोह मनाया गया, नहीं तो व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। और ऐतिहासिक वार्षिक सैन्य परेड को भी 1945 में पहली बार बंद किया गया था। तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, छोड़िए इसको। तो ये कहाँ, बास्तील दिवस कहाँ से रिलेटेड है? ये फ्रांस से रिलेटेड है। फालतू का इंफॉर्मेशन देना कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहीं पर मैं पूछ लो फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की मुद्रा क्या है, अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, ये सब आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। कोर्स वाले लोग परेशान नहीं होंगे, उनको सारी चीजें मिलेंगी, बस व्यवस्थित करने के चक्कर में थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन मैं कर लूंगा, मुझे यकीन, अपने पे मुझे विश्वास है, और आप भी अपने पे विश्वास रखिए, कोविड नहीं रोक पाएगा। थैंक यू वेरी मच।